Hello students, welcome in this sociological lecture. In this lecture we will discuss on divorce. In this lecture we will discuss on the meaning and definition of divorce, causes of divorce, consequences of divorce, condition or phases of divorce in India, and there will be two lecture on divorce. In second lecture we will discuss on the procedure of divorce among Hindus, Muslims, Isais and tribal communities. Then let's start meaning and definition of divorce. डिवोर्स का मतलब क्या है? वैवाहिक बंधनों का टूटना डिवोर्स कहलाता है, तलाक कहलाता है। वैवाहिक बंधन, पति और पत्नी जब एक लड़का और लड़की विवाह के बंधन में आपस में बंधते हैं और बाद में किसी कारणवश उनका जब दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो दुख में हो जाता है, तो एक उस दुख में जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए एक विधि अपनाई गई। इस विधि का नाम तलाक है, जिसके माध्यम से कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से पति पत्नी वापस पहले की अवस्था में आ जाते हैं। मतलब वो पुनः मैरिज कर सकते हैं, दोबारा शादी वो कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को तलाक कहा जाता है। तो तलाक का अर्थ वैवाहिक संबंधों का टूट जाना है, कानूनी रूप से टूट जाना है। तो विस्तार से हम जानते हैं तलाक। विवाह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था व एकता स्थापित करने वाली एक प्रमुख सार्वभौमिक संस्था है। इसका मतलब विवाह के माध्यम से समाज के अंदर एक व्यवस्था भी बनती है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण भी रखा जाता है। यौन इच्छाओं की वैध तरीके से प्राप्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो समाज द्वारा स्वीकृत और वैध होती है, जिससे समाज और परिवार की में निरंतरता बनी रहती है। यह समाज के अंदर एकता स्थापित करने वाले सार्वभौमिक विश्व के लगभग सभी देशों में विवाह नामक संस्था पाई जाती है। विवाह यौन संबंधों को नियमित करके वैध संतान प्राप्ति करके परिवार व समाज को निरंतरता प्रदान करता है। विवाह दो शरीर या परिवारों के मिलन के साथ साथ दो आत्माओं का मिलन भी है, जिसमें एक पति और पत्नी आपस में एक दूसरे में खो जाते हैं और दोनों के हित आपस में अलग अलग न रहकर दोनों के इंटरेस्ट, रुचि, हित सब एक में हो जाते हैं। परंतु कुछ सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि कारणों की वजह से कुछ विवाह सफल नहीं हो पाते। इसीलिए सभी समाजों में असफल विवाह के समाधान के लिए तलाक एक ऐसी विधि है जिसमें पति पत्नी वापस विवाह से पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। विवाह से पूर्व की स्थिति में आने का तात्पर्य ये हुआ कि अब वो पुनः शादी कर सकते हैं, उन्हें दोबारा शादी करने का अधिकार मिल गया है। क्योंकि जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक जो लड़का और लड़की यानी जो पति पत्नी है वो कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते। इस प्रकार से तलाक को कानूनी व सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिवोर्स। अंग्रेजी भाषा का डिवोर्स शब्द लैटिन भाषा के डाइवर्टम से बना है। डाइवर्टम शब्द दो शब्दों डिस और वर्ट्रे से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अलग हो जाना। किसका अलग हो जाना? अब पति और पत्नी दो है, वो उन दोनों का आपस में अलग अलग हो जाना, अर्थात विवाह साथी कौन है? पति और पत्नी का एक दूसरे से अलग हो जाना ही तलाक है। अरबी भाषा में तलाक का अर्थ निराकरण करना है। किस चीज़ का निराकरण करना? वैवाहिक संबंधों का निराकरण करना। मंजूर न करना, वैवाहिक संबंधों को मंजूर न करना तलाक कहलाता है। अर्थात वैवाहिक संबंधों को मंजूर न करना ही तलाक है। तलाक का अर्थ वैवाहिक संबंधों का कानूनी रूप से टूट जाना है। कानूनी रूप का मतलब कानून के द्वारा जब तलाक है, कानूनी रूप से जो तलाक है वह तलाक की स्वीकार होता है। यह एक ऐसी विधि है जो समाज द्वारा स्वीकृत तथा वैवाहिक असफलता के निराकरण से संबंधित है। मतलब तलाक को समाज भी स्वीकार करता है और इसके साथ साथ जो वैवाहिक जीवन है असफल है, जिसमें पति पत्नी के अंदर झगड़े, मनमुटाव, दुख रहता है, उनके निराकरण या समाधान का भी एक साधन है, जरिया है। विवाह का कानूनी विघटन ही तलाक है। मतलब विवाह हुआ, कानूनी रूप से उसको तोड़ डालना या विवाह को निरस्त करना तलाक है, जिसे विभिन्न विद्वानों ने निमंत्रिकों से परिभाषित किया है। वहीं पर इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार विवाह संबंधों का टूट जाना ही तलाक है। बहुत सिंपल परिभाषा उन्होंने दी है कि तलाक का अर्थ है वैवाहिक संबंधों का न रहना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाद में इसको 1976 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार कोई भी विवाह
चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो। पति या पत्नी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर तलाक के एक आदेश द्वारा तोड़ा जा सकता है। विवाह तोड़े जाने के आधार अधिनियम में वर्णित है। इसका मतलब किन आधारों पर हम तलाक ले सकते हैं, वो आधार इस अधिनियम के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। पति पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन, इसका मतलब तलाक की अर्जी पति पत्नी में से किसी एक के द्वारा या दोनों के द्वारा कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी जाती है, एक आवेदन पत्र दिया जाता है। इसके पश्चात उसी आवेदन पत्र के आधार पर अदालत के द्वारा दोनों पक्ष विपक्ष को सुनने के पश्चात एक आदेश जारी किया जाता है, और वही आदेश है, उसी आदेश के तहत वैवाहिक संबंधों को तोड़ा जाता है, जिसे हम तलाक कहते हैं। संक्चुरी तथा व्हाइट हेड के अनुसार ये क्या कहते हैं, तलाक उन आशाओं की समाप्ति है जो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति रखते हैं। इसका मतलब तलाक होने के पश्चात पति पत्नी आपस में किसी से कोई आशा या उम्मीद नहीं रखते, और यह एक तलाक एक प्रमाण पत्र ही है कि अब उनके बीच में कोई संबंध नहीं रहा है, उनके बीच के सारे संबंध जो वैवाहिक संबंध थे वो टूट चुके हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कानूनी रूप से पति पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंधों को समाप्त करके पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र होना ही तलाक कहलाता है। इसमें दोनों पक्षों यानी पति व पत्नी का सहमत होना जरूरी है। यदि पति चाहे कि मैं तलाक लूँ और पत्नी न चाहे तो तलाक मिलना संभव नहीं है। तो इसमें दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है, और इसके साथ साथ कारण भी जरूरी है, और इसे कानून के द्वारा ही समाप्त किया जाता है तो ही तलाक कहलाएगा। और तलाक के पश्चात जिन पति पत्नी के बीच में तलाक हुआ है वो पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र है, यानी कि वो पुनर्विवाह कर सकते हैं। अब आप बताइए, यदि पति पत्नी दोनों का तलाक भी नहीं हुआ है और दोनों आपस में पति भी जिंदा है और पत्नी भी जिंदा है, तो किसी एक ने शादी कर ली, तो क्या वो शादियाँ वो वैध होगी, कानूनी रूप से स्वीकार होगी? जी नहीं, वो कानूनी रूप से स्वीकार नहीं होगी। ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी रूप से कोई दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कंडीशंस ऑफ और फेजेज ऑफ डिवोर्स और डिवोर्स इन इंडिया, इन दोनों सब टॉपिक्स को हम यहाँ पर करते हैं। कंडीशन मतलब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं तलाक की, तो इन तलाक की अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो तलाक से मिलते जुलते शब्द है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द भी है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। सेपरेशन, डिजर्शन और एनुलमेंट, तो वियोजन, परित्याग और विलोपन। अब वियोजन है ये तलाक की प्रारंभिक अवस्था है, प्रथम चरण है तलाक की दिशा में। इसमें क्या होता है, जो पति पत्नी के बीच में संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को तुरंत समाप्त कर देना हो, तुरंत समाप्त किया जाता है, और पति पत्नी एक कानूनी निर्णय के द्वारा दोनों अलग अलग रहते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, तलाक नहीं होगा, लेकिन कानूनी आदेश के द्वारा उनको लीगली सेपरेट कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। और ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के तथा 2 के अनुसार यदि कोई परगमन करता है, परगमन का मतलब कोई लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में रहता है या लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में रहती है, तो या फिर एक दूसरे के प्रति क्रूरता करते हैं, मारपीट करते हैं, या फिर धर्म परिवर्तन किया है, या दोनों में से कोई लाइलाज बीमारी से संक्रमित है, या किसी एक ने संसार त्याग दिया है, मतलब वो उसने संन्यास ले लिया है, तो इस दिशा में तुरंत प्रभाव से कानून के द्वारा आदेश जारी करके दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो इसको वियोजन कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है वियोजन क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, भी कानूनी रूप से बिना तलाक लिए पति और पत्नी का अलग अलग हो जाना वियोजन कहलाता है, जिसका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) और 2 में इनका वर्णन किया गया है। परित्याग, परित्याग का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। इसका अर्थ ये भी होता है भी जिम्मेवारियों से भाग जाना। कोई पति या पत्नी जब घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से भाग जाता है, परिवार को छोड़कर कहीं भाग जाता है, तो उसको परित्याग कहते हैं। और इसका प्रभाव क्या होगा कि जब परित्याग कर दिया, कोई पति मान लो अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं चला गया है, तो उस पत्नी के द्वारा घर की व्यवस्था को खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो परित्याग का मतलब बिना किसी कानून की सहायता के छोड़कर भाग जाना या घर से निकल जाना, वो परित्याग कहलाता है। इलियट तथा मेरिल ने क्या कहा है कि परित्याग का अर्थ पति या पत्नी द्वारा गैर जिम्मेदार तरीके से घर को छोड़ देना है, जिसके बाद शेष परिवार अपना अलग प्रबंध करता है। इसमें देखिए परित्याग है, परित्याग का मतलब होता है त्याग देना।
छोड़ देना, पति या पत्नी के द्वारा किसी एक को छोड़ देना, कानूनी रूप से नहीं, बिना कानूनी गैर जिम्मेदार तरीके से भाग जाना। जैसे कई बार आप देखते हैं अपने आस पड़ोस में कि कोई घर से निकल जाता है, तो घर से निकलने का मतलब क्या, उसने पत्नी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा, परित्याग कहलाएगा। तो इसमें कानून का रोल नहीं है। विलोपन, विलोपन का मतलब होता है रद्द करना। अब ये रद्द कौन करेगा, शादी को रद्द कौन कर सकता है, कानून कर सकता है। तो न्यायालय के द्वारा शादी को रद्द करना, निरस्त करना विलोपन कहलाता है। अब निरस्त क्यों किया जाएगा शादी को, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है भी उस शादी के अंदर कोई कानूनी रूप से यदि कमी है तो उस कानूनी रूप से कमी के कारण उस शादी को निरस्त कर दिया जाता है और फिर वो लड़का और लड़की दोनों पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे यदि लड़के और लड़की की उम्र कम है, कानूनी रूप से जो 18 और 21 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है उससे कम है किसी एक की या दोनों की, तो उस विवाह को कानून के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो ये विलोपन कहलाएगा। या किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली, या धोखेबाजी से शादी की, जालसाजी करके शादी की, या केवल वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए शादी की, और या फिर इसमें आयु की कमी के कारण, या फिर एक लड़के ने पहले से कोई शादी कर रखी है और लड़की को बिना बताए कोई दूसरी शादी कर ली, तो भी वो इलीगल होगा। तो इसका मतलब यदि विवाह अवैध है, उसमें कानूनी रूप से कोई कमी है, तो कानून या अदालत के द्वारा उसको निरस्त कर दिया जाता है, तो उसको विलोपन कहते हैं। तो ये तीनों एक बार फिर देखिएगा आप। वियोजन का मतलब प्रथम चरण है ये तलाक की तरफ बढ़ने का। इसमें कानूनी रूप से लड़के और लड़की के बीच में चल रहे संघर्ष को, पति और पत्नी के बीच में चल रहे संघर्ष को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के लिए कानूनी आदेश दिया जाता है, जिसके तहत पति पत्नी दोनों कानूनी रूप से अलग अलग रहते हैं। परित्याग का मतलब गैर जिम्मेदार तरीके से घर छोड़कर या पति या पत्नी को छोड़कर भाग जाना। विलोपन का मतलब विवाह में कोई भी कानूनी कमी होने के कारण उस विवाह को कोर्ट के द्वारा या अदालत के द्वारा निरस्त करना विलोपन कहलाता है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं भारत में तलाक। भारत में तलाक इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भी क्या भारत में सामाजिक और नैतिक रूप से तलाक मान्य रहा है। तो सामाजिक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसमें भी, भारत में तलाक की स्थिति स्पष्ट करें, या तलाक के बारे में भारत के इतिहास को बताएं, या फिर नैतिक व सामाजिक दृष्टि से क्या तलाक भारत में मान्य रहा है। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल जो था, वैदिक काल के अंदर क्या था कि भारत के अंदर जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत अच्छी थी, और जो विवाह है उसको धार्मिक संस्कार माना जाता था, और किसी भी हालत में किसी भी अवस्था में विवाह को तोड़ना संभव नहीं था। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, वे पर्दे के अंदर नहीं रहती थी, उसे अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, और परिवार में जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उनकी जो सामाजिक परिस्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। यदि कोई लड़की विवाह नहीं करती उस समय में, वैदिक काल में, तो वो अपने माता पिता के साथ भी आजीवन रह सकती थी। बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन लगभग न्याय बराबर के बराबर था, तो मतलब इसमें तलाक है वो लगभग न्याय के बराबर था वैदिक काल में। इसी समय के अनुसार नारद व पराशर स्मृतिकार थे। उन्होंने कहा था भी कुछ एक आधारों पर, उन्होंने 5 आधार बताए थे, भी उन 5 आधारों पर पत्नी को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की। वो 5 विवाह, और पति नारद ने भी कहा था, नारद ने क्या कहा था कि यदि पत्नी 6 मास तक गर्भवती नहीं होती है तो उसका पति उसे त्याग कर सकता है और दूसरा विवाह कर सकता है। और इन नारद और पराशर दोनों स्मृतिकार थे, इन्होंने 5 आधार बताए थे जिसके आधार पर पत्नी को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। पहला आधार उन्होंने बताया था कि यदि पहला पति लापता है, या फिर पहला पति मर चुका है, या पहले पति ने संसार त्याग दिया, संन्यास ले लिया है, या जो पति है वो नपुंसक है, या उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है, तो इन अवस्थाओं में नारद और पराशर कहते हैं कि जो पत्नी है उसको पुनः मैरिज कर लेनी चाहिए, रीमैरिज उन्हें कर लेनी चाहिए। वहीं पर यदि हम बात करते हैं तो धर्मशास्त्र, कुछ एक धर्मशास्त्र मानते थे, धर्मशास्त्र या धर्म साहित्य के अंदर लिखा हुआ था कि पति को, एक पति है, उस पति को पत्नी के जीवित रहते पुनर्विवाह करने का भी अधिकार है, परंतु पत्नी को किसी भी हालत में पति को तलाक देने की मनाही है। पत्नी है वो पति को तलाक नहीं दे सकती। मनु ने तो यहाँ तक भी कहा था, क्या कहा था मनु ने, कि पत्नी के वैवाहिक दायित्व कभी भी समाप्त नहीं होते, चाहे उसका पति उसे बेच भी दे या उसको छोड़ भी दे तो भी उसके वैवाहिक दायित्व है वो समाप्त नहीं होते।
तो इसी आधार पर मनु संहिता के अंदर जो तलाक का अधिकार है वो केवल पति को प्राप्त था, पत्नी को प्राप्त नहीं था। मनु ने आगे ये भी लिखा कि जो पत्नी है यदि उसका पति पागल है, नपुंसक है या किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है तो पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है। इसके पश्चात मध्य युग की हम बात कर लेते हैं। तो मध्य युग के अंतर्गत क्या था भी, मध्य युग के अंदर भारत में महिलाओं की स्थिति के आधार पर एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ लेने वाला काल था। इस समय में सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए और इसमें महिलाओं की जो स्थिति थी, सामाजिक परिस्थिति थी, उसका बहुत ज़्यादा पतन हुआ। विवाह और तलाक पर धर्म का प्रभाव बढ़ गया। एक विवाहित समाज के अंदर एक विवाहित प्रथा का प्रचलन तो था, परंतु अमीर लोग थे उसमें बहुविवाहित प्रथा भी थी, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी था। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध थे। कन्या का जन्म भी अशुभ माना जाता था और कन्यावध की प्रथा भी प्रचलित थी। बाल विवाहों का प्रचलन भी था, परंतु मध्य युग के अंदर उच्च जातियों को तलाक का अधिकार नहीं था, निम्न जातियों में तलाक का अधिकार था। निम्न उच्च जातियों में न विधवा पुनर्विवाह था का प्रचलन था, उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन भी नहीं था और तलाक का भी प्रचलन नहीं था, तलाक की अनुमति नहीं थी। परंतु निम्न जातियों में विधवा पुनर्विवाह पर भी प्रतिबंध नहीं थे और तलाक की भी अनुमति थी। इसके पश्चात हम बात करते हैं अंग्रेजी शासनकाल में भारत के अंदर क्या कुछ हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में बहुत सारे समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज सुधारने के लिए कई आंदोलन किए, जैसे राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, सरोजिनी नायडू, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। इन सुधारों के फलस्वरूप 1872 में पारित सिविल मैरिज एक्ट लागू किया गया, जिसने विवाह को शक्तिशाली बनाया, प्रभावशाली बनाया और कुछ एक बहुत विकट परिस्थिति में ही तलाक की अनुमति प्रदान की गई थी। तो वहीं स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने 1954 में विशेष अधिनियम तथा 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया, जिसमें तलाक को कानूनी अधिकार दिया गया। तो तलाक को कानूनी अधिकार भारत में 1954 में विशेष विवाह अधिनियम और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रदान किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 13 के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से तलाक लेने की अधिकार है वो दिया गया। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिवोर्स। तलाक के कारण क्या रहे। तो तलाक के जब हम कारणों की बात करते हैं तो तलाक के जो कारण है उसमें बहुत सारे कारण रहे, जिसमें पर J.N. चौधरी ने अध्ययन किया और J.N. चौधरी ने ये टेबल बनाई और उसी टेबल के आधार पर उन्होंने तलाक के कारणों को 2 भागों में बांटा। और 2 भाग कौन कौन से थे, पर्यावरण संबंधी कारण और व्यक्तित्व संबंधी कारण, मतलब इन्वायरमेंटल कॉजेज और पर्सनैलिटी रिलेटेड कॉजेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉजेज। इसके अंदर परिवार के भीतर एंडोजेनियस टू फैमिली और एक्सोजेनियस टू फैमिली, मतलब परिवार के भीतर के कौन कौन से कारण रहे और परिवार के बाहर के कौन कौन से कारण रहे, ये J.N. चौधरी की स्टडी के आधार पर उन्होंने कारण बताए। तो पहला है भूमिका, संघर्ष या सत्ता, रोल, कन्फ्लिक्ट और अथॉरिटी। अब परिवार जो समाज है वो लोग पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो सत्ता है वो पुरुष के हाथ में रहती है। तो पुरुष है वो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है महिलाओं के ऊपर और उनमें आपसे मनमुटाव शुरू होगा और वो तलाक की दिशा में कदम बढ़ेंगे। निर्धनता और समर्थन का अभाव, यदि परिवार गरीब है और जो पति है वो अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और या फिर वो उनको पति पत्नी को और पत्नी पति को आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो भी ये इनकी वजह से भी तलाक हो जाते हैं। भौतिक प्रहार, पति अपनी पत्नी की पिटाई करता है या पत्नी पति की पिटाई करती है, मतलब घरेलू हिंसा है, तो वो भी तलाक के कारण रहते हैं। परिवार की संरचना भी तलाक का कारण रहता है। इसके अंतर्गत J.N. चौधरी ने बताया कि यदि परिवार का आकार बहुत बड़ा है, परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और परिवार में स्थान कम है और पति पत्नी को अपना वैवाहिक जीवन बिताने के लिए समय नहीं मिल पाता, तो भी वहाँ पर तलाक की संभावना रहती है। ये भी पारिवारिक संरचना भी तलाक का कारण बनती है। अवैध संबंध, यदि पति के किसी अन्य लड़की या महिला के साथ संबंध है या फिर पत्नी या उसके किसी अन्य लड़के या पुरुष के साथ यदि अवैध संबंध है, तो भी ये भी तलाक का कारण बनते हैं। आयु में अत्यधिक अंतर, पति और पत्नी के बीच में आयु के अंतर यदि बहुत ज़्यादा अंतर है
और उनके आपस में न तो विचार मिल पा रहे हैं, न एक दूसरे से वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी उनमें मनमुटाव चलेगा और ये तलाक की तरफ आगे बढ़ेंगे। चिरकालिक बीमारी, यदि दोनों में से किसी एक को लंबी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उस अवस्था के अंदर उनके आपस में लगाव, भावनात्मक लगाव उनके नहीं रह पाते और उसके अभाव में तलाक होने की संभावना बढ़ जाती है। परिवार से बाहर के कारण रहे वो डौरी दहेज रहा, कुछ एक दहेज के लालची होते हैं और अधिक दहेज प्राप्त करने के लिए भी पहली शादी की, उसके पश्चात उससे कोई ऐसा दूसरा रिश्ता मिल गया जिससे उसे अधिक दहेज की संभावना है, तो पहली पत्नी को वो तलाक दे देते हैं और दूसरी शादी करने के लिए फिर वो लालायित रहते हैं। तो दहेज प्रथा ये भी तलाक का कारण रही। पत्नी का कामकाजी पैसा, वाइफ्स वर्किंग कैरियर, यदि पत्नी है वो कामकाजी पैसा है, वो घर से बाहर निकल कर काम करती है, तो फिर वो घरेलू या बच्चों के पालन पोषण पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगी। उसमें यदि पति पत्नी के घरेलू काम में हाथ नहीं बंटाता है तो भी उनमें झगड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। या फिर पत्नी जब काम के लिए बाहर जाती है और पति है वो शकी मिजाज का है, अपनी पत्नी पर शक करता है और वो फिर वो उसके दिमाग में बैठ जाता है, तो भी ये कारण बनता है तलाक का। इसके पश्चात हम व्यक्तिगत कारणों की बात कर लेते हैं। तो दबंग प्रकृति, यदि पति या पत्नी में से कोई एक डोमिनेटिंग नेचर का है और वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, हर एक बात में दूसरों के मतलब जो पति या पत्नी एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपस में उनका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो सुख में नहीं चल पाएगा और तलाक की तरफ बढ़ेंगे। नपुंसकता, यदि पति नपुंसक है और वो अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो जो पत्नी है वो फिर उससे तलाक लेगी या फिर ये तलाक की एक वजह बनेगा। बांझपन, पत्नी यदि बांझपन है, उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो पति है वो उससे तलाक ले सकता है ताकि उसका आगे वंश चले, वो फिर पुनर्विवाह की तरफ भी बढ़ सकता है। आक्रमण्यता प्रवृत्ति, लेथार्जिक नेचर, यदि पति पत्नी में से और विशेषकर पति की यदि आलसी आक्रमण्य है और वो कार्य नहीं करता है जिससे परिवार की आजीविका नहीं चल पाती है, तो भी जो पत्नी है वो दुखी होकर अपने पति से तलाक ले सकती है। मानसिक रूप से कमज़ोर, यदि पति और पत्नी दोनों में से कोई एक यदि मानसिक रूप से कमज़ोर है तो भी ये तलाक का कारण बनता है। तो ये कारण बताए जे.एन. चौधरी ने। इसके पश्चात तलाक के कारणों की बात करें तो जॉनसन ने भी तलाक के कुछ कारण बताए। धार्मिक सहिष्णुता, इसका तात्पर्य युवा पहले धार्मिक आधार पर जो तलाक है उसकी स्वीकृति नहीं थी, धार्मिक संस्कार माना जाता था और तलाक को किसी आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता, विवाह को किसी आधार पर तोड़ा नहीं जा सकता था। परंतु बाद में धर्म के अंदर सहिष्णुता बढ़ी, सहनशीलता बढ़ी और धर्म ने तलाक को स्वीकार कर लिया। धार्मिक रूप से स्वीकार होने के कारण तलाक उनकी घटनाएँ बढ़ी है। कानूनी सहिष्णुता, और कानून के द्वारा तलाक को स्वीकार किया गया, विशेषकर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा कानूनी सहायता मिलने के पश्चात भी तलाक की घटनाएं बढ़ी है। औद्योगिकरण के कारण जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलकर काम करने लगी। घर से बाहर निकलने के काम करने के कारण वो अपने हकों अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और आर्थिक रूप से भी वो आत्मनिर्भर हुई। परिणाम स्वरूप वो अपने ऊपर किसी तरह का कोई दबाव सहन नहीं करना चाहती और जब उस पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है तो फिर वो तलाक की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। नगरीकरण का भी प्रभाव रहा तलाक के बढ़ने में, क्योंकि इससे सामाजिक संबंध नियंत्रण के जो प्राथमिक साधन है वो स्थिल हुए, उनका नियंत्रण कम हुआ। और जैसे पहले पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव हो जाते थे तो पंचायत के द्वारा या गांव के गणमान्य लोगों के द्वारा उनके आपस में जो मनमुटाव थे उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाता था। परंतु नगरीकरण के कारण इन चीज़ों का महत्व कम हुआ है। लोग अब एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। व्यक्ति समाज का, परिवार का अब अपने ऊपर नियंत्रण स्वीकार नहीं करता है। जन्म नियंत्रण भी तलाक का कारण रहा। अत्यधिक भौगोलिक गतिशीलता, एक जगह पर दूसरे स्थान पर लोगों की गतिशीलता बढ़ी और गतिशीलता बढ़ने के कारण लोग दूसरे लोगों के संपर्क में आए, उनकी संस्कृति से प्रभावित हुए या लोग हैं वो दूसरे लोगों से अट्रैक्ट हुए, उनके प्रति आकर्षित हुए, जिससे विवाह अतिरिक्त संबंध बढ़े जो कि तलाक के कारक रहे। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, अब भौगोलिक गतिशीलता के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ी। विभिन्न धर्मों के, जातियों के, संस्कृति के, क्षेत्र के लोग एक दूसरी जगह पर एक दूसरे के संपर्क में आए और उन सब के विचारों का, उनकी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। जैसे भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा और तलाक का भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव का ही कारण है। जनसंख्या की विजातीयता,
अब जो जनसंख्या है वो उनमें विजातीयता आई। विजातीयता का मतलब अलग अलग धर्मों, अलग अलग जाति के लोग एक जगह पर मिलकर रहने लगे। परिणाम स्वरूप जो पति पत्नी है उनके ऊपर नियंत्रण कम हुआ समाज का, क्योंकि वो दूसरी जाति या अलग अलग संस्कृति के लोगों का दबाव नहीं मानते, और जब उनमें आपस में मनमुटाव बढ़ जाता है तो उनका केवल तलाक ही समाधान नजर आता है। जीवन साथी से अत्यधिक मांगों की अपेक्षा रखना। कहा भी गया है कि जब तक आप मुझे चैन नहीं दिलाओगे मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगी। इसका मतलब पति की हालत ऐसी नहीं है कि वो पत्नी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उनकी अत्यधिक मांगों की वो पूर्ति कर सके, जो उससे पत्नी ने अपने पति से अपेक्षा रखी है, उन अपेक्षाओं की पर वो खरा न उतर सके तो भी तलाक का कारण बनता है। इसके पश्चात तलाक के अन्य कारणों के अंतर्गत हम कर लेते हैं स्त्रियों को समानता के अधिकार का ज्ञान होना। क्योंकि शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण और विभिन्न महिला आंदोलनों के कारण जो स्त्रियां हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के कारण क्या हुआ कि अब उन पर यदि किसी तरह का कोई अत्याचार किया जाता है तो वो सहन नहीं करती और वो तलाक ले लेती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भी महिलाओं के अंदर जन जागृति बढ़ी, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, और यही जागरूकता तलाक की घटनाओं को बढ़ाने में भी उत्तरदायी रही। क्योंकि अब वो किसी भी तरह की हिंसा या उत्पीड़न या प्रताड़ना को सहन नहीं करती, और जब इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है तो फिर वो कानून का सहारा लेती है। और तलाक का जो सबसे बड़ा कारण है वो अविश्वास है। क्योंकि जो रिश्ते हैं, विशेषकर पति पत्नी का रिश्ता है, विश्वास पर ही चलता है। यदि कोई दोनों में से एक दूसरे के साथ विश्वासघात करता है और एक दूसरे के विश्वास को तोड़ता है तो ये मुख्य वजह रहती है तलाक की। परिवार के अन्य सदस्यों से लगाव का अभाव। यदि पत्नी है वो अपने पति के भाई, माता पिता या बहन से किसी तरह का कोई लगाव नहीं रखती है, उनके साथ वो अभद्र व्यवहार करती है, तो तलाक की घटनाएं बढ़ती है। इसी तरह से यदि पति है वो अपनी पत्नी के भाई बहनों से, उसके मम्मी पापा से लगाव नहीं रखता है या उनको गाली गलौज करता है, उनके लिए ताने मारता है, तो उस अवस्थाओं में भी तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैवाहिक संबंधों की दृढ़ता का अंत। पहले वैवाहिक संबंधों में दृढ़ता थी, इसका तात्पर्य भी किसी भी कीमत पर वैवाहिक संबंधों को नहीं तोड़ा जाता था, परंतु अब इस दृढ़ता का ह्रास हुआ और छोटी छोटी बातों के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं। कई घटनाएं हम ऐसी भी देखते हैं कि शादी के 3 या 4 दिन के पश्चात ही मनमुटाव शुरू हो जाता है और उनका तलाक हो जाता है। तो इसका मतलब वैवाहिक संबंधों में दृढ़ता का अंत हुआ है। कानूनी प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि कानून अब यदि किसी के बीच में मनमुटाव है पति पत्नी के बीच में, तो कानून उनको सपोर्ट करता है और वो कानूनी रूप से तलाक ले सकते हैं। तो इससे भी घटनाएं बढ़ी है। जिद। यदि पति और पत्नी दोनों ही जिद्दी या अड़ियल रवैये वाले हैं और दोनों में से या फिर कोई एक जिद्दी वाला है, हर बात के लिए वो जिद करता है और दोनों एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो भी तलाक की घटनाएं बढ़ती हैं। महिलाएं आंदोलन है वो भी तलाक के लिए जिम्मेवार रहे, क्योंकि महिला आंदोलनों ने महिलाओं को अपने हकों और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। अब वो घर से बाहर निकली और आर्थिक रूप से संपन्न हुई, शिक्षा ग्रहण की, जिसके कारण उन्हें कानूनों का अधिकार भी हुआ। और अब उनके ऊपर यदि किसी भी तरह की कोई हिंसा की जाती है तो हिंसा से छुटकारा पाने के लिए वो तलाक ले लेती है। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता। महिलाएं औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण और कानूनी रूप से समानता का अधिकार मिलने के कारण महिलाएं अब औद्योगिक क्षेत्र में या आर्थिक गतिविधियों में भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी, जिससे उनकी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई। अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर होने के कारण वो अपने पति या ससुराल वाले जब उस पर अनावश्यक दबाव डालेंगे तो वो उस दबाव को फिर सहन नहीं करेगी और मजबूरन तलाक लेंगी। उत्पीड़न। तलाक का उत्पीड़न भी कारण रहा। शारीरिक या मानसिक रूप से यदि पत्नी को या फिर पति को प्रताड़ित किया जाता है, दुखी किया जाता है, मारपीट की जाती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी वो तलाक लेते हैं। नशाखोरी मुख्य कारण रहा तलाक का, क्योंकि नशे के हालत में न तो अपने जो व्यक्ति है वो अपने परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा पाता है, न अपने बच्चों के पालन पोषण की तरफ वो ध्यान दे पाता है, न अपनी पत्नी की आवश्यकताओं इच्छाओं की वो पूरी कर पाता है। इसके उलट वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, और इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भी महिलाएं वो तलाक ले लेती है। महत्वाकांक्षा। यदि उच्च महत्वाकांक्षा है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है लेकिन इच्छाओं या महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। पत्नी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है, उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं और उसके जो पति हैं उसकी आमदनी कम है, तो तलाक की संभावनाएं बढ़ेगी।
और ये दोनों ही पक्षों पर लागू होता है। लालच दहेज का लालच है, वो भी तलाक को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जो दहेज के लालची हैं वो एक जगह से दहेज लिया, उसके पश्चात दहेज के लालच के कारण वो पहली पत्नी को तलाक देकर और शादी करने के लिए लालायित रहते हैं, ताकि फिर उन्हें दूसरी जगह पर शादी करें तो वहाँ पर और अधिक दहेज मिल सकें। गरीबी व अशिक्षा भी तलाक का एक कारण है, क्योंकि यदि व्यक्ति गरीब है तो वो अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए। और दूसरा, यदि अशिक्षित है तो अशिक्षित है फिर भी वो तालमेल बैठाने में उसे दिक्कत आएगी, इसीलिए जो संपन्न लोग हैं उनकी बजाय गरीब और अशिक्षित लोगों में तलाक की दर है वो ज़्यादा है। सोशल मीडिया का काफ़ी प्रभाव रहा तलाक के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया पति और पत्नी के बीच में अविश्वास पैदा करती है, अविश्वास पैदा करने का एक जरिया बन गया है। क्योंकि जैसे आपके पास मान लीजिए व्हाट्सएप या फेसबुक है, उसके ऊपर यदि किसी लड़की का मैसेज आ रहे हैं या फिर महिला है उसके मोबाइल फ़ोन पर किसी लड़के के मैसेज आ रहे हैं या फिर आपस में बातें हो रही है और उसका इन दोनों में से किसी एक को पता लग गया, तो फिर उसमें आपस में संबंध टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और सोशल मीडिया का जो ये नकारात्मक प्रभाव है, सोशल मीडिया हालांकि इसके सकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, परंतु ये जो नकारात्मक प्रभाव है ये भी हमें दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में बहुत अधिक देखने को मिलता है, और ये कारण बनता जा रहा है तलाक का। सहनशीलता का अभाव, तलाक का मुख्य कारण सहनशीलता का अभाव भी रहता है, क्योंकि यदि पति और पत्नी दोनों आपस में सहनशील नहीं है, वो एक दूसरे को की बातों को, एक दूसरे को व्यवहार को सहन नहीं कर पाते हैं, फिर उसमें आपसे मनमुटाव और झगड़ा बढ़ता है। शक या संदेह भी तलाक का कारण बनता है। यदि पति या पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति शक हो गया या फिर संदेह पैदा हो गया तो विश्वास में कमी आएगी, और जब विश्वास टूटेगा तो रिश्ता टूटना सुनिश्चित हो जाता है। नियंत्रण का अभाव, पहले जहाँ पर परिवार, पति और पत्नी के बीच में या व्यक्ति के ऊपर समाज का, परिवार का, रिश्तेदारी का, दोस्तों का बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता था, एक शर्म होती थी भी ये लोग क्या सोचेंगे, परंतु आज परिवार का महत्व कम हुआ है, क्योंकि परिवार वाली आवश्यकताएं व्यक्ति बाहर पूरी कर सकता है। जैसे खाने पीने की आवश्यकताएं होटलों में पूरी कर लेगा, रहने की धर्मशाला में, कपड़े धोने के लिए धोबी के पास, तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से बाहर होने के कारण परिवार का नियंत्रण कम हुआ। और परिवार का नियंत्रण कम होने के कारण जो पति पत्नियों उनमें मन मुटाव हो जाए तो फिर रिश्तेदारों और परिवारों की और शुभचिंतकों की वो बात नहीं मानते हैं, परिणाम स्वरूप तलाक की दर बढ़ती है। बाल विवाह या जबरन विवाह, छोटी उम्र में यदि शादी कर दी तो जो पति पत्नी बने हैं उन्होंने एक दूसरे को समझा ही नहीं है, एक दूसरे को जाना पहचाना नहीं है, और जो बड़े होंगे तो हो सकता है उनमें से एक बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए और एक कम पढ़े लिखे, या उन दोनों के वैचारिक विभिन्नता बहुत ज़्यादा हो, तो भी तलाक की तरफ कदम बढ़ेंगे। जबरन विवाह, यदि ज़बरदस्ती विवाह किया गया है और या फिर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके विवाह किया गया है, तो ऐसी हालात में भी तलाक की घटनाएं वो बढ़ती है। भावनात्मक लगाव का अभाव, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध के लिए, पारिवारिक एकजुटता के लिए भावनात्मक लगाव होना जरूरी होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे की बातों को सहन करें, एक दूसरे को समझें। परंतु यदि दोनों में भावनात्मक लगाव का अभाव है तो तलाक की घटनाएं बढ़ेगी। इसके पश्चात कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिवोर्स, तलाक के परिणाम क्या रहेंगे। परिणाम की यदि हम बात करें तो तलाक है इसका केवल एक व्यक्ति के ऊपर ही प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि ये व्यक्तिक संबंधों का विघटन होता है, क्योंकि दो ही व्यक्ति वो वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए थे और उनके संबंध टूट गए, परंतु इसका अर्थ यह है कि इसमें व्यक्तिक विघटन के साथ साथ सामाजिक विघटन होता है, परिवार का विघटन होता है, जिससे पूरे समाज के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण और तलाक की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ने के कारण ही यह अब व्यक्तिगत घटना न रहकर एक सामाजिक घटना और सामाजिक समस्या बन चुकी है, व्यक्तिक विघटन। अब इसमें क्या होगा, जो तलाक है उससे व्यक्तिक विघटन होता है। व्यक्तिक विघटन का तात्पर्य ये हुआ, जिस लड़के और लड़की के बीच में तलाक होगा उनका मानसिक संतुलन वह नहीं रहेगा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा वह नहीं रहेगी, उनके अंदर एक शर्म, एक हीनता की भावना घर कर जाएगी, जो कि उसके व्यक्तिक विघटन का आधार बनेगी। पारिवारिक विघटन का आधार, जब पति और पत्नी के बीच में, क्योंकि जो परिवार बनता है वो पति पत्नी से मिलकर परिवार बनता है, और जब पति पत्नी के आपस में वो पति पत्नी ही नहीं रहे तो परिवार टूट जाएगा, परिवार का विघटन होगा। सामाजिक विघटन, इससे सामाजिक विघटन भी होता है, क्योंकि व्यक्तिगत विघटन और पारिवारिक विघटन होने के कारण बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे उनके बच्चे हैं, उनका सही तरह से पालन पोषण नहीं हो पाएगा तो वो अपराधी प्रवृत्ति के बन सकते हैं,
और पति पत्नी स्वयं भी नशाखोरी या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, तो जिसके कारण पूरे समाज के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और समाज का विघटन हो सकता है। यौन अपराधों में वृद्धि, पति पत्नी के बीच में आपस में तलाक हुआ और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया, तो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या तो वेश्यावृत्ति, उसमें फिर वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ेगी और रेप जैसी घटनाएं बढ़ेगी। तो यौन अपराधों में इसमें काफ़ी वृद्धि होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव, जिस पति पत्नी का, जिस लड़के और लड़की का तलाक हुआ है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो काफ़ी गिर जाती है। विशेषकर महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा पर इसमें और अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण आमतौर पर यह सोचा जाता है कि यदि तलाक हुआ है तो गलती कहीं कहीं महिला की ही मिलेगी और फिर महिला की इसके रीमैरिज में भी दिक्कत आती है। बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव, जो पारिवारिक विघटन हुआ तलाक के कारण, उसका सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तो माता और पिता दोनों के प्यार से ही उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। अब उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, उनके अच्छे संस्कार वो कहाँ से पाएंगे, क्योंकि जब बच्चे अपने माहौल घर के अंदर माता पिता के बीच में झगड़ा देखते हैं, उनका कोर्ट में मुकदमा वो देखते हैं, तो उनके दिमाग में वही बातें घर कर जाती है और न उनका शैक्षिक विकास हो पाता है, न उनका शारीरिक विकास हो पाता है, न उनका मानसिक विकास हो पाता है। और ऐसे बच्चे आगे चलकर सामाजिक समस्या पैदा करने वाले बच्चे या नागरिक बन सकते हैं। असुरक्षित वृद्धावस्था, तलाक का एक बुरा प्रभाव ये भी रहेगा कि जिनका तलाक हुआ है, यदि उन्होंने आपस में पुनः शादी नहीं की तो उनका जो वृद्धावस्था है वो असुरक्षित होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइफ पार्टनर, जीवन साथी की जो ज़रूरत पड़ती है वो वृद्धावस्था में पड़ती है, क्योंकि उसमें वो दोनों असहाय हो जाते हैं, बच्चे अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं और वो फिर उनके पास आपसे बातचीत करने वाला या उनकी भावनाओं को शेयर करने वाला उनके साथ कोई नहीं होता। तब पति पत्नी की एक दूसरे को सहयोग की ज़रूरत होती है, परंतु तलाक की अवस्था में दोनों में एकांकीपन आ जाता है, ऐसा सहयोग उनमें नहीं मिल पाता। निराशा, जिनका आपस में तलाक हुआ है उनमें निराशा घर कर जाती है और वो निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ, अब तलाक है उससे आर्थिक कठिनाइयाँ भी पैदा होती है। इसके कई कारण हैं, जैसे एक तो जैसे तलाक हुआ है तो पति और पत्नी हैं, एक तो वो साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, जिससे आर्थिक पक्ष उनका मजबूत था। दूसरा, जब कोर्ट में केस चलता है तो उससे क्या होता है कि जो आर्थिक नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा क्या होता है, जब को तलाक होता है तो उसमें एक पक्ष को, विशेषकर वो लड़का पक्ष है, उसको पत्नी को हर्जाने के रूप में भी पैसे देने पड़ते हैं, तो उससे भी उनकी आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव, तलाक का जो है सबसे बुरा प्रभाव है वो बच्चों के साथ साथ महिलाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि महिला के बच्चे हैं वो आमतौर पर महिलाओं के पास रहेंगे। अब बच्चे महिलाओं के पास रहेंगे तो उस महिला की पुनः शादी या दोबारा जो शादी करेंगे उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी, तो उनकी रीमैरिज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दूसरा, महिला को सामाजिक दृष्टि से भी फिर सही नज़रिए से नहीं देखा जाता उनको, क्योंकि गलती तलाक के अंदर पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की मानी जाती है। एक उस महिला का यौन शोषण होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। बुरा स्वास्थ्य, अब तलाक होने के पश्चात उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, भावनात्मक ये भावनाएं, वो अपनी भावनाएं दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते और मानसिक रूप से परेशान, एकांकी होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एकांकीपन व्यक्ति महसूस करता है, अकेलापन आ जाता है, क्योंकि वो जीवन साथी से अलग हो गया, जीवन साथी से वो बिछुड़ गया, अब वो किसके साथ बातें करें, तो उसमें एकांकीपन आता है। शर्म, व्यक्ति शर्मिंदा भी महसूस करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो दोनों ही पक्षों पर इसमें जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हीनता की भावना, तलाक है इसके कारण व्यक्ति में हीनता की भावना भी आ जाती है, वो सोचता है कि मेरे अंदर कोई न कोई कमी है। दूसरा, वो ये सोचता है कि समाज के लोग मेरे बारे में नकारात्मक सोचते हैं, और धीरे धीरे ये बात उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर बैठ जाती है और उसके व्यक्तिगत विघटन की संभावना बढ़ जाती है। आत्महत्या में वृद्धि, जो तलाक है ये आत्महत्या में भी वृद्धि करता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति एकांकीपन महसूस करता है, अकेला हो जाता है, शर्मिंदा महसूस करता है, हीनता की भावना उसके अंदर घर कर जाती है, आर्थिक रूप से वो उसकी स्थिति गड़बड़ा जाती है, सामाजिक मान सम्मान कम हो जाता है और अपने सामने अपने बच्चों को दूर होते देखता है। तो ये सब कारण है वो जो उसे आत्महत्या के लिए उकसाते हैं। विवाह के प्रति उदासीनता में वृद्धि, एक तलाक का बुरा प्रभाव ये रहता है
कि जो बच्चे अपने माता पिता के या जो बच्चे या समाज के दूसरे सदस्य पति पत्नी के बीच में झगड़े को देखते हैं, उनकी हालत को देखते हैं और उनके तलाक की प्रक्रिया को देखते हैं, तो उनका वैवाहिक विवाह संस्था से विश्वास उठ जाता है और ऐसे व्यक्ति, ऐसे बालक फिर आजीवन कुंवारे रहने का या विवाह न करने का निर्णय लेते हैं और फिर वो विवाह नहीं करते, जिससे समाज और परिवार की निरंतरता में भी बाधा पहुंचती है। सेल्फ असेसमेंट सेशन ये हमारा तलाक का टॉपिक था। आगे जो हम करेंगे वो करेंगे तलाक के विभिन्न हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर जनजातियाँ, उनमें तलाक की प्रक्रिया क्या है, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें सेल्फ असेसमेंट सेशन में करते हैं। तो एक आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालेंगे कि तलाक का अरबी भाषा में क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हम करते हैं तलाक क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन, वियोजन, परित्याग और विलोपन, ये तीनों 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलाक के कोई 2 कारण बताएं, तलाक के कोई 3 दुष्प्रभाव बताएं, तलाक क्या है, तलाक के कारणों और परिणामों को बताएं, तलाक के अर्थ को परिभाषित करते हुए बताएं कि क्या प्राचीन भारत में नैतिक व सामाजिक दृष्टि से तलाक मान्य रहा है। इसमें आप क्या लिखोगे, तलाक की हिस्ट्री भी लिखेंगे साथ में और तलाक की जो प्रक्रिया भी लिखेंगे, वियोजन वाली और परित्याग वाली वो प्रक्रिया भी लिखेंगे इसमें। और फिर भारत में तलाक वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तलाक के जब आप कारणों की बात करते हैं तो कारण जयंत चौधरी के हों चाहे जॉनसन के हों, वो यदि अलग अलग कारण आपके याद नहीं रहते हैं तो उसके अंदर आप इकट्ठे तलाक के कारण लिखकर सारे जो पॉइंट आपके ध्यान है, जैसे उसके अंदर आप लिख सकते हैं भी पारिवारिक कारण हो गए या फिर आर्थिक कारण हो गए या अत्यधिक आवश्यकताएं हो गई या भावनात्मक लगाव में कमी, शक या संदेह, ये सारे अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।